Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is force acting on a moving charge in a magnetic field. Okay, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक मूविंग चार्ज पर ही फोर्स क्यों लगाता है मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स क्यों नहीं लगाता? तो इसका आंसर है, मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं कि जब तक नेचर मैच नहीं होती तब तक फोर्सेस नहीं लगते हैं। अब नेचर कैसे मैच करेंगे? अगर मैं स्टेशनरी चार्ज ले लूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही फोर्स लगाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स नहीं लगा सकती। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉज होता है वो स्टेशनरी चार्ज नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड का कॉज होता है मूविंग चार्ज। इसलिए हम बोलते हैं ना करंट कैरिंग कंडक्टर। बार बार हमने क्या पढ़ा? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब वो जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट समझ आया कि मूविंग चार्ज क्यों लिया गया है, रेस्ट में या स्टेशनरी चार्ज नहीं लिया गया, क्योंकि नेचर मैच करने के लिए। चलिए अब आगे करते हैं कि हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, अब वो जो चार्ज मूव कर रहा है उसको देखते हैं वो क्या है। ये कोई एक चार्ज है Q, ये v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। एक चार्ज है Q जो किसके साथ मूव करेगा? विद वेलोसिटी v। गॉट दिस पॉइंट? अब इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो कैसे लगेंगे? हमें पता है कि कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो आंसर है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो वो मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैसे लगेगा, इसमें मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि जब चार्जेस या फोर्सेस लगते हैं तो कब लगता है बेटा फोर्स? देखो, तुम्हें कैसे चेक करना है कि फोर्स कब लगता है, ध्यान से देखना। मूविंग चार्ज का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स लगाता है, डेफिनेटली लगाता है। ठीक है, जब दो मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो फोर्सेस लगते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉसिबल तो होता नहीं है, इंटरसेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट करने की, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये फोर्सेस लगा देते हैं, एक दूसरे पे रिपेल करने लग जाते हैं, जिसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाया। ठीक है, अब रीजन है कि लाइन का इंटरसेक्ट होना मस्ट है, जरूरी है। जिस केस में लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो उस केस में फोर्सेस भी नहीं लग सकते। ध्यान से सुनना कि ये एक मैग्नेटिक लाइन है, दूसरी मैग्नेटिक लाइन उसके पैरेलल चल रही है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फोर्सेस नहीं लगेंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्सेस हमेशा कब लगेंगे? जब इंटरसेक्शन वहां पर पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो चार्ज है मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द गिवन मैग्नेटिक फील्ड B। तो लिख लो बेटा, थोड़ी सी कंसीडरेशन लिख लो, फिर आगे करते हैं। थोड़ी सी कंसीडरेशन लिख लो। कंसीडर एन चार्ज पार्टिकल, consider a charged particle moving with velocity v having a charge q. Consider a charged particle moving with velocity v having charge q in magnetic field b. In magnetic field b, b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? आंसर है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलिए आगे आते हैं। तो उस केस में हम देखते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। फिर हम देखते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के।
तो इन तीनों के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, QVB। यहां तक लिख लेंगे बेटा। Force is directly proportional on charge, directly proportional on the velocity of the charge, and directly proportional to the magnetic field, applied magnetic field, or we can say given magnetic field। ये given या applied कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिए। हाँ, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो K लग जाता है, हम सबको पता है ना ये बातों का, ठीक है। यहाँ पे K लग जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा। तो ये कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, क्या है, इसको लिख लो। बट ये जो वैल्यूज होती है ना कांस्टेंट की, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, ध्यान रखना, कोई परफेक्ट वैल्यूज नहीं होती, एक्सपेरिमेंट्स कर करके वैल्यूज निकाल ली जाती हैं, ठीक है। इन सबको 1 1 पुट करके, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करके वैल्यूज निकालते हैं। तो लिखो हियर वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1 एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली वो जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई डाउट किसी को यहां तक? Here value of K is equal to 1 experimentally। चलिए अब क्या करें, फाइनल फॉर्मूला आता है F is equal to QVB। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे बेटा, ध्यान से सुनना। चार्ज मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब मैं फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू, चार्ज को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट V के ऊपर वेक्टर लगा सकता हूं, B के ऊपर भी वेक्टर लगा सकता हूं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके भी तुम्हें वेक्टर मिले तो ये डॉट से मल्टीप्लाई होगा या क्रॉस से होगा, जल्दी से आंसर करें मैसेज बॉक्स में। आई एम कमिंग टू द मैसेज बॉक्स। यस हरियमली, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके तुम्हें वेक्टर मिल जाए तो इसको डॉट लगाऊं या यहाँ पे क्रॉस लगाऊं, तो आंसर है क्रॉस लगेगा। तो जब क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू QVB। साइन थीटा लगाऊं या कॉस थीटा लगाऊं, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट सुनना बेटा यहाँ पर, कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होगा तो फोर्सेस नहीं लगेंगे। तो वो इंटरसेक्शन यहाँ पर कहां पे डिपेंड कर रहा है, देखो कैसे पता चलेगा कि फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो पता चलेगा तुम्हें थीटा से। अब थीटा किस किस के बीच का देखना एंगल होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हो जाएं, पैरेलल का मतलब समझते हो ना, 0 डिग्री पे आ जाए, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। अगर ये वेलोसिटी और B दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसे इस टाइम पर मैंने दिखा रखा है, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस या डॉट होगा, अंदर या बाहर जाएगा, मूव करेगा अंदर या बाहर के साइड, तो क्या बनेगा, तो इसके अंदर फोर्सेस लग सकते हैं। तो बेटा ये फोर्सेस डिपेंड करेंगे इंटरसेक्शन पर, कि इंटरसेक्शन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर थीटा में 0 डिग्री करूंगा तो पूरा का पूरा फोर्स मेरा 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगर फोर्स 0 हो गया तो समझ जाना कि फोर्स क्यों 0 हुआ। फोर्स इसलिए 0 हुआ कि वहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर ले, पैरेलल हो चुके हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड्स पैरेलल है तो वो कभी भी फोर्सेस नहीं लगाते, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स वो तब लगाते हैं जब वो बिल्कुल 90 पे आते हैं, प्रॉपर कटिंग करते हैं। चलिए देखेंगे इसको भी, लेट्स सी नाउ। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम मैं लाइव क्लास में हूँ, आफ्टर लाइव क्लास कर दूँ? मैं तो लाइव क्लास के कारण निकल जाता है, मैं करता हूँ मैम, लाइव क्लास के जस्ट बात करता हूँ। ओके मैम, थैंक यू।
वेट बेटा वेट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक तो ये हमारे पास आ चुका है, अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी इसकी, हमें पता है कि हमने +1 में भी पढ़ा है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाया जाता है तो डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला लगता है, रूल लगेगा, दैट इज द राइट हैंड थंब रूल। इसको तुम स्क्रू रूल भी बोल देते हो, राइट हैंड थंब रूल को। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे लगेगा बेटा, ध्यान से देखना थोड़ा सा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है या फिर और ये कोई वेलोसिटी है v, ठीक है, और ये है क्या, थीटा। तो अब यहां पर तुम्हें अगर डायरेक्शन निकालनी पड़े फोर्स की, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये वेलोसिटी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई वेलोसिटी थीटा एंगल पर आ रही है, तो मुझे बताइए फटाफट से कि डायरेक्शन कैसे निकालोगे राइट हैंड थंब रूल लगा के। तो राइट हैंड थंब रूल लगाना सबको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बेस्ट रूल है, अच्छे से इसको तुम समझ सकते हो। मैं इसके 3 रूल्स बताता हूं कि तुम इसमें 3 रूल कैसे कैसे निकाल सकते हो। तीनों रूल समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हमारा ये राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल को भी यूज करने के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है, कभी जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करना, मैं है कि सारे तुम्हें रूल्स बता रहा हूं। चलिए, हमें अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर की तरफ अलाइन कर देना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ। यहां पर ध्यान से देखना, v क्रॉस b है, वेलोसिटी क्रॉस b, तो फर्स्ट वेक्टर है वेलोसिटी। तो अपने वेलोसिटी की तरफ अपने हाथ को, राइट हैंड को स्ट्रेच कर दो। देखो वेलोसिटी ऐसे है तो मैं अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करूंगा, फिर b की तरफ अपनी फिंगर्स को मोड़ लूंगा, b की तरफ मैंने फिंगर्स को मोड़ लिया, तो ये मेरे पास अपना हैंड हो गया राइट हैंड, और b की तरफ फिंगर्स मुड़ गई, तो ये ऐसे गई फिंगर्स, ठीक है, तो ये फिंगर्स ऐसे गई, तो थंब देखो कहां पर है, तो यहां पर ये जो फोर्स होगा बेटा ये आउटवर्ड होगा, इसलिए मैंने डॉट लगा दिया F। समझ आया? तो फोर्स किस तरफ होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा, तुम्हारी तरफ आ रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए।